Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Quality Coaching Academy पेशावर. सेकेंड ईयर टेस्ट में सीरीज नंबर फर्स्ट में फिजिक्स पोर्शन की तरफ आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 127. When the germanium is added in between two parallel plate capacitors, then the ratio of capacitance of a medium to capacitance of vacuum is option A less than 16, option B greater than 16, option C equal to 16, option D equal to 0. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर फार्मूला देखें आप लोग तो ये बराबर है Cm इज इक्वल टू Cv मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन r. अगर हम रेशो की बात करें तो Cm डिवाइडेड बाय Cv ये बराबर है एप्सिलॉन r रेशो 1 के बराबर है. मतलब ये हुआ कि अगर दो प्लेट्सों के दरमियान हम जर्मेनियम या कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख के तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा. ठीक है. और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जर्मेनियम ये आप लोगों के बुक में है टेबल नंबर 11.1 में. वहां पर आप लोग देखें 16 इसका वैल्यू है. जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 16:1 आ जाएगा. तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 128. m1 L cube t power 4 a power minus 2 is the dimension of a relative permittivity of a medium, coulombic constant या coulombic force. तो जरा गौर से देखिए ऑप्शन की तरफ. रिलेटिव परमिटिविटी का कोई डायमेंशन नहीं है, ऑप्शन ए गलत है. कूलम्बिक फोर्स का डायमेंशन कुछ और है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है. अब ऑप्शन बी और सी इन दोनों में एक करेक्ट ऑप्शन है. तो करेक्ट कौन सा है अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं. देखो आप लोगों को पता है फोर्स बराबर है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अगर हम कूलम्बिक कांस्टेंट का डायमेंशन मालूम करेंगे तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम का डायमेंशन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है. तो K बराबर है किस चीज के, इफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 एंड Q2. फोर्स का यूनिट है न्यूटन और मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर. अगर हम बेस यूनिट लेके तो न्यूटन की जगह आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, और कूलम किसके बराबर है, एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड के बराबर है. तो यहां पर आ जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड पावर क्यूब ए पावर, अच्छा ये स्क्वायर है तो ये सेकंड पावर 4 हो जाएगा और ये ए पावर 2. अगर हम डायमेंशन निकालें तो एम क्यूब टी पावर 4 ए पावर 2. अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो गिवन है इसके साथ ये कंपेयर करेंगे. वहां पर देखो m1 बिल्कुल है l क्यूब t पावर 4 a पावर माइनस 2. तो ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ये क्वेश्चन नंबर 128 में है. क्वेश्चन नंबर 129. क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है जरा गौर से देखिए आप लोग बच्चे. What is the electric potential of 7 nanocoulomb charges that is 2 centimeter from a 2 nanocoulomb charge? क्या कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा. गिवन क्या है, दो चार्जेस गिवन है और एक डिस्टेंस गिवन है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो याद होनी चाहिए आप लोगों को, और वो क्या है, वो है U इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बाय RE. या R हम लिखते हैं या स्मॉल r हम लिखते हैं. K का वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9. कैपिटल Q का जो वैल्यू है वो क्या है 7 नैनोकूलम है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9. स्मॉल क्यू का जो वैल्यू है वो देखिए आप लोग, वो 2 नैनोकूलम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9.
और R का जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर? सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 63, 9 7 63 आ जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ये है और 10 पावर माइनस 9 ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यहां पर आ जाएगा 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 2, माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस बनेगा, ये 63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 बनेगा। क्लियर हो गई बात? ये पोटेंशियल एनर्जी है जो में इसका आंसर है। अब ऑप्शन की तरफ देखें, ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर में है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 जॉल, गलत है। 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 जॉल, गलत है। 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6, देखो 6.3 और यहां पर क्या 63 है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट करेंगे तो 6.3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये बनेगा क्या 10 पावर माइनस 6 जॉल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है, an electron is accelerated from rest to a potential difference of 10,000 volt. Which statement is correct about its gain energy? कहता है एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, तो बता दीजिए इस इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, U इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्यू कितना है, वो तो एक ई है, 1 ई के बराबर हुआ। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 किलो वोल्ट है, तो ये क्या आ जाएगा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम लिखेंगे 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये गेन करेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, इट इज गेन 10,000 एनर्जी जूल ऑफ एनर्जी, गलत है, 10,000 है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऑप्शन बी में देखें, इट गेन्स 10,000 electron volt of energy, it gains 1.6 multiplied by 10 power minus 15 electron volt of energy, या it gains depends on its mass not the charge। तो ऑप्शन नंबर बी is the correct one, it gain the energy, लेकिन कितना 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेगा। क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ग्रेफाइट इज, गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ग्रेफाइट इज लेस देन एयर, लेस देन वाटर, लेस देन वैक्यूम, या नन ऑफ अबव। अब यहां पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिपेंड करता है रिलेटिव परमिटिविटी पे या नहीं करता। आपने पढ़ा है बच्चे कि फ्लक्स बराबर है E इनटू A के बराबर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है। अब यहां पर ये E बराबर है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और A अपनी जगह पर, ये इसको मैं लिख सकता हूं QA डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन R के साथ, एप्सिलॉन R के साथ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हम इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, वाटर गिवन है, एयर गिवन है और वैक्यूम गिवन है। अगर हम वाटर की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वाटर की मैं बात करता हूं, यहां पर 78 हम पुट करेंगे तो ये 78 टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये कम है किस चीज से, वैक्यूम का, अगर सॉरी एयर का अगर हम ले लें तो वो है 1.01, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इसका वैल्यू, तो ये जो है वो क्या है, कम है किस चीज से, एयर से, और ये कम है किस चीज से, वैक्यूम से। क्लियर हो गई बात? ये ऑप्शन की मैं बात करता हूं। अब यहां पर क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ग्रेफाइट इज लेस देन एयर,
इज लेस देन वाटर इज लेस देन वैक्यूम। अगर हम इसमें ग्रेफाइट भी लिखे ना तो ग्रेफाइट के लिए क्या होगा, ये वाटर, ये कम है किस चीज से, ये क्या होगा, यहां पर होगा ग्रेफाइट, और ये कम होगा किस चीज से, एयर से कम होगा, और एयर जो है वो वैक्यूम से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज विच, ग्रेफाइट जो है वो क्या होगा, लेस देन एयर होगा। तो रीजन मैंने यहां पर बता दिया कि ये इनवर्सली रिलेशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 132 में आप लोग देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 132 में है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन 132 आपने अभी भी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्यों, क्यों कैपिटल क्यों स्मॉल क्यों डिवाइड बाय आर। अगर इसको हम क्या करें, डबल करें, डबल है ना, हाँ, अगर इसको हम डबल करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा। क्लियर होगी बात, इसको डबल करें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 132 में है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 133, two identical infinite sheet with equal positive charges density are placed parallel, field between them, दो इनफाइनाइट शीट चार्जेस हैं, एक शीट यहां पर है, पॉजिटिव चार्जेस है इस पर, और यहां पे एक दूसरा शीट भी है, इस पर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो कहता है कि इसके दरमियान जो फील्ड होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर क्या होगा, विच इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन 133 में क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी। याद रखो बच्चे, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा जाए तो फिर क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ये याद रखें, वी नेट क्या होगा, वी नेट होगा मैक्सिमम। क्लियर हो गया बात। और ई नेट क्या है, 0। अगर तीसरा इस तरह आ सकता है, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम होगा और ये क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीजें अपने साथ याद रखें। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है, इंजर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर, decrease the capacitance, increase the capacitance, no effect on capacitance, can none of these। अगर दो प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख के तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा Cm इज इक्वल टू Cv मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर अगर इंक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब Cm इज ग्रेटर देन Cv। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इंक्रीज द कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 में बच्चे क्या है, two charges of 10 microcoulomb and 5 microcoulomb are separated by a distance of 5 centimeter. The force exerted on each other, क्या कहता है, Q1 है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, Q2 है वो है 5 माइक्रोकूलम, और R जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और फोर्स आपसे मांग रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। पुट करें वैल्यू, इसका जो वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, Q1 का वैल्यू है 10 माइक्रो है तो 10 पावर -6, 5 माइक्रो है तो 10 पावर -6, और R का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ऊपर क्या बनेगा,
ऊपर गौर से देखिए, चलो ये दोबारा लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ये आ जाएगा -12 डिवाइड बाय 5 5 आर 25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4, तो ये आ जाएगा 5 1 आर 5 5 5 आर 25 5 1 आर 5 5 2 आर 10। क्लियर हो गई बात? तो ये आ जाएगा 9 2 आर 18 मल्टीप्लाई बाय ये 10 पावर -4 भी ऊपर जाएगा तो 10 पावर 9 ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10 पावर 4 पॉजिटिव होगा और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 तो क्या बनेगा गौर से देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 और 4 ये बनेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 तो ये आ जाएगा 180 मतलब 18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 या 180 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 135 में है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है जरा गौर से देखिए आप लोग। Two charges of 2 coulomb and 7 coulomb are placed at some distance in air. The ratio of the force acting on them. दो चार्जेस हैं, एक है कितना 2 कूलम, दूसरा है 7 कूलम। एक दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई करता है तो ये फोर्स का रेशो क्या होगा बच्चे? आपको तो पता है, अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको क्यू ए नाम दे दूं और यहां पर क्यू बी नाम दे दूं तो मैं कहूंगा कि एफ ए बी ये बराबर है -एफ बी ए। इक्वल फोर्स ये एक दूसरे पर अप्लाई करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ ए का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है एफ बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम रेशो मालूम करेंगे तो इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा 1:1। हमेशा के लिए याद रखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या कहता है? चार्जेस ऑफ 5 कूलम, और से देखिए चार्जेस ऑफ 5 कूलम एंड +10 कूलम repel if -5 coulomb is added to one of them. The force is repulsive, attractive, cannot determine या none of above. दो चार्जेस है बच्चे, एक +5 कूलम है, एक +10 कूलम है। इसके दरमियान जो फोर्स है वो है रिपल्सिव। वो क्या है? रिपल्सिव। ये गिवन है। अब ये कहता है अगर -5 कूलम चार्ज हम इन दोनों में से एक के साथ ऐड करेंगे तो इसके साथ अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 0, तो फोर्स विल बी इक्वल टू 0। अब ऑप्शन नंबर देखें, इसमें 0 का ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो हम 0 ऑप्शन को क्या करेंगे? स्किप करेंगे। अब देखो इससे तो 0 आता है लेकिन अगर हम ये इसके साथ ऐड करेंगे तो +5 कूलम आ जाएगा। मतलब ये आफ्टर एडिंग तो ये आ जाएगा +5 कूलम +5 कूलम। अगेन क्या हुआ? अगेन यहां पर ये बना रिपल्सिव, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो अगेन इसके दरमियान जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो हमेशा के लिए कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन यहां पर दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये रिपल्सिव है। ये बात याद रखो, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा के लिए नेगेटिव होगा और रिपल्सिव फोर्स हमेशा के लिए क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात? तो 137 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 138 क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ आ जाए बच्चे। क्या है 138 में है at a point halfway between two identical opposite point charges the electric field is equal to, अभी भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 138, दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है।
इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो मैंने बताया ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर दोनों सिमिलर हैं तो फिर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इस दौरान अगर मैं यहां पर पूछूं वी नेट के बारे में तो वी नेट क्या होगा, ये जीरो होगा। ये जहन में याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 138 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 139, a charge of 2 microcoulomb is moved from a point A to point B requiring 0.01 joule of work. The potential difference between the point is, कहता है अगर एक चार्ज को हम मूव करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मिसाल के तौर पर ये चार्ज को मैं मूव करता हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो 0.01 जॉल एनर्जी चाहिए, ठीक है। और ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 माइक्रोकूलम है। तो बता दीजिए जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो बच्चे आप लोगों को पता है V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। तो W किस चीज के बराबर होगा, वो तो ऑलरेडी गिवन है 0.01। चार्ज कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 कूलम है। तो अगर मैं इसको ऊपर लिखूं 0.01, इसको मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा और 1/2 किसके बराबर है, 0.5 वोल्ट के बराबर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 वोल्ट होगा या 10 वोल्ट होगा या 5000 वोल्ट होगा या 0.005 वोल्ट होगा। शाबाश, ऑप्शन क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे सॉरी फॉर इट माइक्रो है और हमने सिंपली लगाया, ये 10 पावर माइनस 6 होनी चाहिए, 10 पावर माइनस 6, सॉरी फॉर इट। तो ये जो है ये हम लिखेंगे कुछ इस तरह 0, ये हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ये होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 6, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 और ये बनेगा क्या, अगर मैं लिखूं 5, इसमें आंसर देखिए 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5000 वोल्ट या 0.005, 0.005 तो हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, तो 5000 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और इससे आप लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 या हम लिखेंगे 5000 वोल्ट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 140 की तरफ आ जाइए बच्चे। 140 में क्या है, if there are n capacitors each of capacitance C connected in series to V volt source then the energy store will be equal। energy store equal होगा, n capacitors है, कितने हैं, n capacitors है और इसको हमने सीरीज में अरेंज किया है। तो आपसे पूछा गया है कि जो एनर्जी स्टोर है उसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 140 में आपको पता होनी चाहिए एनर्जी स्टोर किसके बराबर है, 1/2 QV के बराबर है, या U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर के बराबर है। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही। अब हमें C इक्विवेलेंट मालूम करना है, ये इक्विवेलेंट, लेकिन सीरीज के लिए है, किस चीज के लिए है, सीरीज के लिए है और n कैपेसिटर्स है। तो आपको पता होनी चाहिए कि C इक्विवेलेंट ये बराबर है C डिवाइडेड बाय n के बराबर है। किस चीज के बराबर है, C डिवाइडेड बाय n के बराबर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो U इज इक्वल टू 1/2, C इक्विवेलेंट की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, या हम लिख सकते हैं CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर पैरेलल आ जाए कि पैरेलल में क्या होगा, तो फिर यहां पर जो मैंने C डिवाइडेड बाय n किया है ये फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, ठीक है, याद रखो ये सीरीज के लिए है।
किस चीज के लिए है? सीरीज के लिए है। लेकिन अगर मैं यहां पर सीरीज के जगह पैरेलल का वर्ड यूज करूं तो ये Cn हो जाएगा, तो ये होगा nc² बनेगा। ठीक है, nc² डिवाइड बाय 2, शायद इसमें ऑप्शन हो भी जी। ऑप्शन नंबर बी पर होगा फॉर पैरेलल, और ऑप्शन डी क्या है? फॉर सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 140 में है ऑप्शन नंबर डी। 141, the charge carrier in conductor is, चार्ज कैरियर्स, चार्ज को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंडक्टर में वो काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर आ जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, अगर कंडक्टर की जगह इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाए तो फिर सिर्फ आयंस होंगे, और अगर एयर आ जाए तो फिर क्या होगा? आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये चीजें याद रखो। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 में क्या है? ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर एन आइडियल केस when the temperature is variable, when the current is constant, and none of above. Ohm's law is only valid for an ideal case. आइडियल केस के लिए क्यों? क्योंकि रियल केस में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। एक लाइट को हम ऑन करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये गर्म हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो गया। जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियल केस में या ओम्स लॉ में आपने इसको पढ़ा है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V व्हेनेवर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्लियर होगी बात? तो इट इज ओनली वैलिड फॉर एन आइडियल केस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहता है? When the length of a wire is increased by stretching, then the resistance in the wire will be, resistance in the wire will be क्या होगा? आपने तो पढ़ा है कि R is directly proportional to length, लेकिन इसके साथ आपने कंडीशन रखा हुआ है कि अगर हम एरिया को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। लेकिन जब एरिया कांस्टेंट नहीं होता और वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम, अब आप कहेंगे सर इसमें तो वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं है, लेकिन इसमें जिक्र तो स्ट्रेचिंग का है ना। एक वायर को आप स्ट्रेच करें, आपने इसको स्ट्रेच किया, लेंथ आपने इंक्रीज किया बाय स्ट्रेचिंग, तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जो आर है वो कितना इंक्रीज होगा? अगर इसको मिसाल के तौर पर इसको यहां पर हम डबल करें, एरिया कांस्टेंट, तो ये डबल होगा। इसको हाफ करें तो ये हाफ होगा। लेकिन अगर यहां पर बाय स्ट्रेचिंग इसको हम डबल करेंगे तो ये स्क्वायर टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 2 टाइम है तो 4 टाइम होगा, 3 टाइम है तो 9 टाइम होगा, 4 टाइम है तो 16 टाइम होगा। तो यहां पर क्या कहता है 143 में? When the length of a wire is increased by stretching, सिंपल लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस इन द वायर विल बी इंक्रीज बाय 1 टाइम, इंक्रीज बाय स्क्वायर टाइम, इंक्रीज बाय 4 टाइम, डिक्रीज बाय स्क्वायर टाइम, तो इंक्रीज्ड बाय स्क्वायर टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। लेकिन अगर यहां पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाए तो फिर क्या होगा? डिक्रीज बाय स्क्वायर टाइम्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 144 में है, इफ करंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब चेंज बाय 1%, देन द पावर विल बी चेंज बाय, आप लोगों को तो पता है P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। लेकिन यहां पर वोल्टेज की तो बात नहीं हो रही, वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। करंट चेंज हुआ 1%, तो पावर में कितना चेंज आएगा? तो पावर में चेंज आएगा बच्चे, याद रखो कि अगर परसेंटेज का वैल्यू इनसे कम हो तो फिर पावर मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ये सॉरी आई है, ठीक है, 1% चेंज आया तो पावर में कितना चेंज आएगा? 2%। क्वेश्चन नंबर 144, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है? A cell of internal resistance is connected to external resistance R. The current will be maximum in R if
करंट मैक्सिमम होगा कब होगा? तो आपको तो पता है ईएमएफ बराबर है आई इंटू आर प्लस आर, तो आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होगा। करंट कब मैक्सिमम होगा? इस केस की बात हो रही है। करंट कब मैक्सिमम होगा? अगर आर 0 हो जाए, या आर कैपिटल आर से ज्यादा हो जाए, या आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए, या आर कम हो जाए कैपिटल आर से। इसका मतलब क्या? गौर से मेरी बात सुनना है। आर की इंक्रीज से आई क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब स्मॉल आर इंक्रीज होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 145 में देखो, 145 में है कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, या कैपिटल आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2। और से देखना है, कहता है अगर ये कैपिटल स्मॉल आर के बराबर जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे अगर ये आर, यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, इफ आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइड बाय 2, दैट इज द करेक्ट वन। इफ आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? आर जो स्मॉल आर है ये आ गया क्या? 2r बन गया। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये 3r बन जाएगा। तो ये 3r बन गया तो करंट क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। करंट रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है। जब मैक्सिमम की बात हो रही है तो इसको मिनिमम लाना है। क्या लाना है? मिनिमम लाना है। और मिनिमम कौन से केस में लाना होगा? जब ये किस चीज के बराबर हो जाए? अगर कैपिटल आर जो है इसके बराबर हो जाए तो कैपिटल आई जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? क्योंकि स्मॉल आर, याद रखो, स्मॉल आर कैपिटल आर से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कैपिटल आर से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 140 में which quantity can be measured in unit of joule per coulomb? Which quantity can be measured in joule per coulomb? Question number 146. 146 में देखें, which quantity can be measured in joule per coulomb? joule per coulomb किस चीज का यूनिट है? चार्ज का है, करंट का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, या पावर का है? तो देखो हमें नहीं पता, मिसाल के तौर पर बिल्कुल नहीं पता, हम क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, इसका मतलब एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी में क्या है? बी में करंट है, आई इज इक्वल टू एम्पेयर, ऑप्शन बी भी गलत है। तीसरे में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, जॉल डिवाइडेड बाय कूलम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 147 में है the electric field lines of the electric lines of force can never dash each other. अंडरस्टूड बात है? बुक का स्टेटमेंट है, आप लोग बुक में देखें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, मटेरियल मीडियम, या ऑल ऑफ अबव। कंडक्टिविटी, अब देखो रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया और मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल मीडियम पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह अगर कंडक्टेंस की बात हो जाए तो कंडक्टेंस इन तीनों पर डिपेंड करेगा, मतलब लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल मीडियम पर। ठीक है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जब कंडक्टिविटी की बात आ जाए तो वो सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बाज बच्चे तेज होकर ऑल ऑफ दीज को टेक करते हैं, लेकिन कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में फर्क सीख ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149,
If C and R denote the capacity and resistance respectively, the dimension of CR, CR या RC क्या है? ये टाइम कांस्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में। क्या पढ़ा है? टाइम इज इक्वल टू RC। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डायमेंशन देगा N नॉट T, ये इसका डायमेंशन होगा। और ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या कहता है? विच फिजिकल क्वांटिटी और रिजल्ट फ्रॉम अ कैलकुलेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कहता है मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हमें देता है? तो हमें पता है ये किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज, खत्म हुआ, हमें दिया इसने क्या? वर्क दिया। ऑप्शन इसमें है कि नहीं है? 150 में आप लोग देखिए, इलेक्ट्रिक करंट गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गलत है, इलेक्ट्रिक पावर गलत है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द correct one. Question number 151. The quantity 1/2 epsilon naught E square has the significance of energy per unit farad, energy per unit coulomb, energy per unit volume, energy per volt। बच्चे आपने पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी, बल्कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा है 1/2 epsilon naught E square A into D। लेकिन एनर्जी डेंसिटी आपने पढ़ा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर AD डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एम एरिया है, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के वॉल्यूम के बराबर, तो वॉल्यूम खत्म, यहां पर बच गया क्या? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया बात? 152 क्वेश्चन 152 में क्या है? गौर से देखिए, स्टेडी करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू। स्टेडी करंट असल में क्या है? डायरेक्ट करंट है, पावर डीसी है, और पावर डीसी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 153। Several resistors are connected in parallel. The resistance of their equivalent resistor will be। पैरेलल में अगर रेजिस्टर कनेक्टेड हो, मिसाल के तौर पर एक रेजिस्टर ये है, दूसरा रेजिस्टर ये है, और तीसरा रेजिस्टर ये है, इन तीनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है किस चीज में? पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? आप लोगों को तो पता होनी चाहिए कि V1, V2 एंड V3 ये डिफरेंट है, लेकिन करंट जो है वो क्या होगा? वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? करंट डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा, ठीक है ना? तो V1, V2 और V3 ये सेम होगा, क्योंकि यहां पे अगर मैं वोल्टेज दे दूं ना, मिसाल के तौर पर 12 वोल्ट वोल्टेज मैंने दिया, तो 12 वोल्ट यहां पर भी होगा, 12 वोल्ट यहां पर भी होगा, 12 वोल्ट यहां पर भी होगा। अगर चेंज होता है तो सिर्फ करंट चेंज होगा। और आपको तो पता है कि I इक्विवेलेंट जो है या नेट होगा I1, I2 एंड I3, और आपको ये भी पता है I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। फर्दर सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। रियल केस की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ये कम होगा। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? ये कम होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वो होगा डिक्रीज। अच्छा, 153 में है ऑप्शन बी। याद रखो, अगर सीरीज आ जाए फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है? द पावर लॉस P in resistor is calculated by using formula P is equal to V square divided by R. The uncertainty in potential difference is V 3%. Uncertainty in the resistor R 5%. What is the uncertainty in P? आप लोगों को पता है, जब भी uncertainty परसेंटेज में आ जाए तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे।
P is equal to V square divided by R, तो uncertainty in P is equal to 2 into uncertainty of V plus uncertainty of R, 2 into percentage in 3 और प्लस कितना है, ये है 5, तो 6% plus 5% is equal to 11%. क्वेश्चन नंबर 145 में है ऑप्शन नंबर D is the correct one. 155 में देखिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 155 में 155 में है the temperature coefficient of resistance is positive for conductor, insulator, semiconductor या none of above. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर है? रेजिस्टेंस ये है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी। तो अल्फा पॉजिटिव कब होगा? जब आर टी ग्रेटर हो आर नॉट से, और आर टी कब ग्रेटर होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होने से ये ज्यादा होगा। और ये किस चीज के लिए है? फॉर कंडक्टर्स ओनली, जो कंडक्टर्स के लिए है। तो 155 में है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव का वर्ड आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइसिस या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए होगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156। अच्छा, कंडक्टर की जगह निकल भी आ सकता है, एल्यूमिनियम भी आ सकता है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर की जगह जर्मेनियम भी आ सकता है। क्लियर हो गया? इंसुलेटर की जगह और भी आ सकता है, इसे हमें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 156, when the battery is charging, then which of the following is correct? EMF is greater than terminal potential, terminal potential is greater than EMF, terminal potential is equal to EMF, या none of these। आप लोगों को पता है EMF बराबर है किस चीज के? IR प्लस VT। हमने कहा EMF is greater than VT। ये कब होगा? जब बैटरी डिस्चार्जिंग मोड पर हो, बैटरी इज डिस्चार्जिंग, EMF is equal to terminal potential। ये कब होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम 0 ले लें, और EMF is less than terminal potential। ये कब होगा? जब बैटरी चार्जिंग मोड में हो। तो when battery is charging, terminal potential is greater than EMF। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 157 में क्या है? Graphically, Ohm's law can be represented by straight line with voltage axis, straight line with a current axis, inclined straight line या parabola। जब आपको पता है I is directly proportional to V है, जहां पर भी, याद रखो बच्चे, जहां पर भी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो, तो इसका जो ग्राफिकल लाइन होगा यह हमेशा के लिए इंक्लाइंड होगा। यह हमेशा के लिए क्या होगा? स्ट्रेट इंक्लाइंड होगा। 157 में फिर ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 158 क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric lines of force about a positive point charge are circular anticlockwise, circular clockwise, radially inward या radially outward। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे हमेशा के लिए फील्ड लाइंस क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। और रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये डाइवर्जिंग इन नेचर होगा। क्या होगा? डाइवर्जिंग इन नेचर। 158 में है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। बच्चे यहां पे याद रखो, अगर नेगेटिव आ जाए तो इनवर्ड होगा फिर, और वो कन्वर्जिंग होगा। ये डाइवर्जिंग ये फैल जाता है, स्प्रेडिंग हो रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर ये क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्लियर हो गया बात? क्वेश्चन नंबर 159 में क्या है? अ चार्ज कैपेसिटर store 10 coulomb at 40 volts at store energy। सिंपल है, U is equal to 1/2 QV। 1/2 Q गिवन है कितना है? 10। V गिवन है कितना है? 40। ये आ जाएगा 5
और यह आ जाएगा 5 zeros are 0 and 5 fours are 20, 200 जूल। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, 160 क्वेश्चन नंबर 160 में क्या कहता है? 160 में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट करंट gives you the same unit as resistance, resistivity, conductance या conductivity। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो किस चीज के बराबर है? वो तो आप लोगों को पता है, ये E into A के बराबर है। तो इसका यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वोल्ट मीटर पर एम्पेयर। वोल्ट मीटर पर एम्पेयर किस चीज का यूनिट है? अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें वो तो सिर्फ क्या है, क्या नाम है, वो तो सिर्फ ओम है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, इट इज इक्वल टू ओम। लेकिन यहां पर अगर हम देखें ना वोल्ट पर एम्पेयर तो ओम के बराबर है, ओम इंटू मीटर। तो ओम मीटर किस चीज का यूनिट है? रेजिस्टेंस का तो नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? रेजिस्टिविटी का यूनिट है। ठीक है ना। और इसको अगर हम उल्टा करें, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो फिर कंडक्टिविटी का होगा, या मोह इंटू पर मीटर वो भी कंडक्टिविटी का होगा, या सीमेंस पर मीटर वो भी क्या होगा? कंडक्टिविटी का होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 161, कहता है द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट फॉर मेटल। मेटल के लिए जो कूलम्बिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो होगा इन्फिनिटी। आपको याद है के बराबर है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये के का वैल्यू है, के का वैल्यू है, मतलब के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के इज इक्वल टू 0 और k इज लेस देन 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मैंने किस कंडीशन पे ये वैल्यूज लगाए हैं? याद रखो, यहां पर जब एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो वैक्यूम के लिए होगा। यहां पर अगर एप्सिलॉन r का वैल्यू इंफिनिटी के बराबर हो जाए, मतलब मेटल के लिए, तो k का वैल्यू 0, और यहां पर एप्सिलॉन r का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर और इंफिनिटी से कम हो जाए तो फिर इसका वैल्यू ये होने चाहिए। तो हमसे ये पूछा गया है, तो 161 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट वन। एंड क्वेश्चन नंबर 162, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, वो क्या है? एम्पेयर आवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पेयर आवर किस चीज का यूनिट है? तो मैं यहां पर लिखवाता हूं क्वेश्चन नंबर 162, एम्पेयर आवर। आप लोग और से देखें, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये आ गया एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय आवर, एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय, ये आप लोग लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं। तो ये चार्ज का यूनिट है, और इसमें है ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का, जहां पर भी समझ नहीं आती वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।